वेलकम बैक टू माई चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश, एंड दैट इज़ इंग्लिश लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। और आज की इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स एक्सप्लेन करे हैं इन सिंपल वे विद द हेल्प ऑफ सो मेनी एग्जाम्पल्स। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो प्लीज़ आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। एंड बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वन थिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story is called। कोई भी एक ऐसा नरेटिव मतलब कोई भी, या फिर वो प्रोज हो सकता है या फिर वो कोई पोएम हो सकती है जिसके अंदर कोई सेकंड मीनिंग हो या फिर कोई हिडन मीनिंग हो, ऐसे नरेटिव को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वर्क को हम क्या बोलेंगे, वो हमें बताना है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। The first option we have is imagery, next metaphor, C option allegory या फिर D option fable। The correct answer will be the C option, that is allegory। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है C। allegory एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्क है जिसके अंदर एक सेकेंड मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। Now let's move on to the next question। A reference to someone or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science or another branch of literature is called। एक ऐसा वर्क जिसके अंदर राइटर ने कोई रेफरेंस दिया है। अब वो रेफरेंस वो किसी भी चीज़ से दे सकता है, हिस्ट्री से, लिटरेचर से, रिलीजन से, पॉलिटिक्स से, स्पोर्ट्स से, साइंस से। तो ऐसे वर्क को हम क्या बोलेंगे वो हमें बताना है। Let's see the options. First option illusion, next option allusion, C option confusion या फिर D option fusion। The correct answer is the B part, that is allusion। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है इसी टॉपिक का, इससे आपने पहले वाला वीडियो देखा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो आपको ज़रूर पता होंगे ये आंसर्स, क्योंकि उसमें मैंने अल्यूजन, एलिगरी बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज एनाग्नोरोसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। एक टर्म है एनाग्नोरोसिस जो कि एरिस्टोटल द्वारा दिया गया है। हमें इस टर्म का मतलब बताना है। इस टर्म का क्या मतलब है? लेट्स सी द ऑप्शंस। द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ट्रैजिक फ्लॉ या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर विल बी दी ए पार्ट, दैट इज द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन। और लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी में 2 से 3 बार पूछा गया है। ये DSSB में 2 बार पूछा गया है, KVS, NVS में भी ये पूछा गया है और UGC नेट में ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ रखा है। सो आप देख लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनाग्नोरोसिस क्या है? ये है मोमेंट ऑफ रिकग्निशन। अब ज़रूरी नहीं है कि रिकग्निशन हो, यहाँ पे वर्ड डिस्कवरी भी आ सकता है। तो अभी हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। ये एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो कि प्रोटैगनिस्ट मतलब हमारे हीरो को किसी भी प्ले में पता चलती है। अब वो डिस्कवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर पूरा प्ले रिवॉल्व करता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैमलेट एक प्ले है शेक्सपियर का। इसके अंदर हैमलेट को जब पता चला था कि उसके फादर को किसने मारा, जब उसने ये चीज़ डिस्कवर किया कि उसके फादर को मारा उसके चाचा ने या फिर उसके अंकल किंग क्लॉडियस ने, तो ये क्या था? एनाग्नोरोसिस। जब उसको एक बहुत ही उसने इम्पॉर्टेंट चीज़ रिकग्नाइज करी या फिर डिस्कवर करी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सोल ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज नोन एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी दिए हैं, ये आप मान के चलो 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस है। सोल ऑफ ट्रेजिडी एरिस्टोटल किसे मानते हैं? कैरेक्टर को, प्लॉट को, स्पेक्टेटर को या फिर थॉट को। स्पेक्टेटर मतलब होता है ऑडियंस। द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज प्लॉट। एरिस्टोटल का मानना है जो प्लॉट है प्ले का, जो ट्रेजिडी का प्लॉट है वो क्या है? वो सोल है, वो आत्मा है प्ले की। क्या? प्लॉट। अब हम देखते हैं कि 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी है क्या, जो कि एरिस्टोटल ने हमें दिया है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल देयर आर 6 एलिमेंट्स। अभी मैं आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 6 एलिमेंट्स दिए हैं ड्रामा के, वो क्या है? फर्स्ट इज प्लॉट, देन कैरेक्टर, देन थॉट, देन डिक्शन, देन म्यूजिक और लास्ट है स्पेक्टेटर मीन्स ऑडियंस। ठीक है। प्लॉट इज नोन एज द सोल ऑफ ट्रेजिडी। जो प्लॉट है उसको एरिस्टोटल मानते हैं कि वो सोल है, वो आत्मा है किसी भी ट्रेजिडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज नॉवेल्स आर कॉल्ड द नॉवेल्स ऑफ मैनर्स। किसके नॉवेल्स को नॉवेल्स ऑफ मैनर्स माना जाता है? लेट्स सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज एन हॉथरॉन, नेक्स्ट ऑप्शन जेन ऑस्टिन, सी ऑप्शन चार्ल्स लेवर या फिर डी ऑप्शन सैम्यूल बेकेट। पहले हम समझते हैं कि नॉवेल्स ऑफ मैनर्स होता क्या है। नॉवेल्स ऑफ मैनर्स एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर हमें सोसाइटी के हर एक चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से बताया गया है। अब उस सोसाइटी के आप वैल्यूज़ लगा लो और या फिर उस सोसाइटी में क्या चीज़ चल रही है। बेसिकली ये जो नॉवेल्स ऑफ मैनर्स है ये मॉरल्स और सोसाइटी की वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करता है। तो नॉवेल्स ऑफ मैनर्स किसे माना जाता है? किसके नॉवेल्स को नॉवेल्स ऑफ मैनर्स माना जाता है? द ऑप्शन इज द बी पार्ट। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स को नॉवेल्स ऑफ मैनर्स माना जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जेन ऑस्टिन का नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। इस नॉवल के अंदर प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवल के अंदर सोसाइटी के बारे में बहुत ही बारीकी से जेन ऑस्टिन ने दर्शाया गया है, उसके वैल्यूज़ कि क्या उस टाइम के वैल्यूज़ थे सोसाइटी की जब ये नॉवल लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज कॉल्ड ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा राइटर माना जाता है ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। लेट्स सी दी ऑप्शन। एन हॉथरॉन को, बी ऑप्शन जी.बी. शॉ को, सी ऑप्शन हेरोल्ड पिंटर को या फिर डी ऑप्शन गिरीश कर्नाड को। द करेक्ट आंसर विल बी द सी पार्ट, दैट इज हेरोल्ड पिंटर को माना जाता है ड्रामेटिस्ट ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। अब हम समझते हैं कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड है क्या। थिएटर ऑफ एब्सर्ड से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो हमारा हीरो है, वो अपनी लाइफ का पर्पस को क्वेश्चन करता है। और इस लाइफ जब हम अपनी लाइफ को क्वेश्चन करते हैं कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, इसे एक टर्म दिया गया है एग्जिस्टेंशियलिज्म। मतलब जो हीरो है वो अपनी लाइफ का पर्पस पूछता है कि अगर मैं इस दुनिया में हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं भगवान ने मुझे इस दुनिया में किस काम के लिए भेजा है। जब वो अपने आप ही दिमाग में चीज़ें सोचने लगता है, मीन्स वो अपनी लाइफ को क्वेश्चन कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टेल विच इज़ टोल्ड बाय अ कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क, इट इज़ नोन एज। एक ऐसी छोटी सी स्टोरी जो कि एक कैरेक्टर बता रहा है किसी भी वर्क में, इसे हम क्या बोलेंगे? लेट्स सी दी ऑप्शंस। एनेक्डोट, बी ऑप्शन स्टोरी, सी ऑप्शन मिथ या फिर डी ऑप्शन फेबल। द करेक्ट आंसर विल बी दी ए ऑप्शन, मीन्स एनेक्डोट। एनेक्डोट एक ऐसा शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक स्टोरी के अंदर कोई कैरेक्टर एक छोटी सी स्टोरी बता रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनेक्डोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ एन ओल्ड और ऑब्सलीट वर्ड, ईडियम और फॉर्म इज। हमें एक ऐसा वर्ड बताना है जो कि यूज़ होता है उन वर्ड्स के लिए जो कि अब वोकैबलरी में नहीं पाए जाते। अब ज़रूरी नहीं है कोई वर्ड हो, वो कोई ईडियम, कोई कहावत, कोई फ्रेज़ हो सकता है जो कि बहुत हज़ार साल पहले या 100 साल पहले वो यूज़ की जाती थी इंग्लिश लैंग्वेज में, बट अब वो ऑब्सलीट हो चुकी है, मतलब अब वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ नहीं होती। तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एब्ल्यूशन, आर्किज्म, अनार्किज्म या फिर एब्रीविएशन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी पार्ट, इसको हम बोलेंगे आर्किज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेड्स आर द नरेटिव स्पीशीज ऑफ। जो बैलेड्स है वो किस टाइप का नरेटिव है? बैलेड से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें बैलेड के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि बैलेड है क्या। लेट्स सी दी ऑप्शंस। बैलेड एक वुमेन सॉन्ग्स है, बैलेड या फिर कोई मोनोलॉग है, सी फोक सॉन्ग्स है या फिर डी सोसाइटी सॉन्ग्स है। ये आपको आंसर पता ही होगा क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट, दैट इज फोक सॉन्ग। जो बैलेड है वो एक फोक सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। आई होप अब आप ये आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अभी ही हमने 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी पढ़ा है, तो उसमें से हमें पता, अब तो हमें आइडिया लगे कि कौन से वो एलिमेंट्स है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, कैरेक्टर, प्लॉट, डिक्शन या फिर फेबल। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन है जो कि एलिमेंट नहीं दिया एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का। तो कैरेक्टर दे रखा है, प्लॉट दे रखा है, डिक्शन दे रखा है, बट फेबल नहीं दे रखा। So our answer will be the D part, fable. Next question, the term utopia designates the class of fictional writings that। हमें बताना है कि जो ये टर्म है यूटोपिया वो क्या है, उसका क्या मतलब है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। रिप्रेजेंट द एलीट क्लास एंड हाईली एडुकेटेड सोसाइटी। जो यूटोपिया है क्या वो ऐसा एक सोसाइटी के बारे में बताता है जहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग या फिर बहुत अमीर लोग रहते हैं। शोन द इंटेलिजेंट एंड रैशनल वे ऑफ लाइफ। ये उन लोगों की सोसाइटी है जहाँ पे बहुत लोग रैशनल है और प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सी ऑप्शन, रिप्रेजेंट एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोसाइटी ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा आइडियल सोसाइटी है यूटोपिया जहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट है, बी इट पॉलिटिकल सिनेरियो और द सोसाइटी इन जनरल। ये एक ऐसा क्या कहते हैं, ये एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी है जहाँ का पॉलिटिक्स और जहाँ की सोसाइटी एकदम परफेक्ट वे में दर्शाई गई है। या फिर डी ऑप्शन, फुल ऑफ आइडियल एंड इमेजिनेटिव रोमांटिसिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूटोपिया के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा सी, दैट इज इट इज़ द रिप्रेजेंट ऑफ एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोसाइटी ऑफ लाइफ। तो हम यूटोपिया समझते हैं है क्या? यूटोपिया एक आइडियल सोसाइटी है। पहली बात तो ये एक इमेजिनेटिव सोसाइटी है, सच्ची में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट करती जो कि एकदम परफेक्ट हो। तो ये राइटर्स के दिमाग में एक इमेजिनेटिव सोसाइटी है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। वहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो एकदम बेस्ट है और जो वहाँ के लोग हैं वो एक बेस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं। वहाँ पे कोई वायलेंस नहीं है, कोई झूठे, कोई क्राइम, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो ऑब्वियसली ऐसी सोसाइटी आज के वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलती, तो ये एक इमेजिनेटिव सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not held to be one of the 4 primary fluids to determine a person's physical condition and type of character? Reference to comedy of humors. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम ही यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। सो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें हमें 4 प्राइमरी फ्लूइड्स बता रखे हैं और हमें बताना है इन 4 में से कौन सा ऐसा एक फ्लूइड है जो कि पर्सन की फिजिकल कंडीशन या फिर पर्सन के कैरेक्टर को नहीं बताता या फिर डिटरमाइन नहीं करता। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ब्लड,
बी ऑप्शन सैंग्विस, डी ऑप्शन कॉलर या फिर कॉलर को हम येलो बाइल भी बोलते हैं, डी ऑप्शन मेलांकली या फिर हम इसे ब्लैक बाइल भी बोल सकते हैं. सो आर करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट, सैंग्विस. सैंग्विस नहीं डिटरमाइन करता किसी पर्सन के कैरेक्टर को बताने के लिए. ब्लड, कॉलर, मेलांकली ये बताता है. सो इसको हम और थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये प्राइमरी फ्लूइड्स है क्या. सो लेट्स सी. इन रेनेसा मेडिकल थ्योरी human body held a balance of 4 liquids which determine his mental state. रेनेसा मेडिकल थ्योरी के हिसाब से जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बैलेंस है 4 लिक्विड्स का, ठीक है, जो कि एक आदमी के मेंटल स्टेट के बारे में दर्शाता है या फिर बताता है. अब वो 4 फ्लूइड्स क्या हैं देखते हैं. ब्लड, फेलगम, कॉलर जिसे हम येलो बाइल भी बोलते हैं या फिर मेलांकली, ब्लैक बाइल. So according to this theory, there are 4 fluids in balanced proportion, but excess of any one of these proportion will make a person an object of fun. तो ऐसा माना जाता है कि इस थ्योरी के हिसाब से कि ये जो चारों फ्लूइड्स है ये हर एक पर्सन के अंदर एक इक्वल बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में होते हैं. बट अगर कोई भी एक प्रपोर्शन ज़्यादा हो गया, ब्लड का, फेलगम का, कॉलर का या फिर मेलांकली का, कोई भी प्रपोर्शन एक ज़्यादा हो गया तो वो पर्सन क्या होगा, ही विल बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ फन. मतलब एक वो पर्सन मजाक का ज़रिया बन जाएगा. ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी एक प्रपोर्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वो पर्सन बहुत ही एक अजीबोगरीब चीज़ें करने लगेगा कि वो एक मजाक का ज़रिया बन जाएगा. Now next move on to the next 13th question. It is a play that is not intended to be performed on stage but read by a solitary reader or sometimes out loud in a small group. What is it? ये क्वेश्चन बार बार 1000 बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, NVS का एग्ज़ाम हो, DSSB का हो, UP TGT PGT का. तो ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, ये बार बार रिपीटेडली पूछा गया एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया ये क्वेश्चन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें बताना है कौन सा एक ऐसा प्ले है जो कि स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता बट सिर्फ वो प्ले पढ़ने के लिए ही बना हुआ है. सो लेट्स सी दी ऑप्शन. मेलोड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, प्रॉब्लम प्लेस या फिर डी ऑप्शन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा. आई होप ये आंसर आपको आता होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज क्लोजेट ड्रामा. क्लोजेट ड्रामा एक ऐसा प्ले है जो कि सिर्फ पढ़ने के लिए बना रखा है बट परफॉर्म करने के लिए नहीं बना रखा. और इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है मिल्टन का सैमसन एगनेस्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sensationalism and extravagant emotional appeal are the characteristics of which of the following dramatic form? Sensationalism और extravagant emotional appeal ये किसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी ड्रामेटिक फॉर्म का? मेलोड्रामा का, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का, प्रॉब्लम प्लेस का या फिर एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का? द करेक्ट आंसर विल बी दी ए पार्ट, दैट इज मेलोड्रामा. अब मेलोड्रामा क्या है वो समझते हैं. मेलोड्रामा एक फॉर्म है ड्रामा का जिसके अंदर एक्शन का बहुत ही कम रोल है बट डायलॉग्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है. जो डायलॉग्स है वो बहुत ही इम्पैक्टफुली दिखा रखे हैं और जो हमारी ऑडियंस है वो एक्शन से इतना प्रभावित नहीं होती बट वो हम जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स है उनको देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित या फिर इमोशनल हो जाती है. ठीक है, तो मेलोड्रामा. अब इसको एक हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. जैसे कि कोई प्ले है, उसमें माँ बेटे का एक सीन है और माँ बेटे के डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे दे रखे हैं राइटर ने. ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है कि उन डायलॉग्स को सुन के जो ऑडियंस है उनका रोना निकल गया. सो इसको हम क्या बोलेंगे, मेलोड्रामा. जहाँ पे एक्शन की वजह से नहीं बट डायलॉग्स के इम्पैक्ट की वजह से लोग बहुत प्रभावित होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम with a heroic theme. It tells about the deeds of the warriors and heroes
व्हाट डज इट कॉल्ड? एक ऐसी नरेटिव पोएम जिसके अंदर जो वॉरियर है या फिर हीरो है उसके डीड्स के बारे में बता रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोनेट, बैलेड, एलिजी या फिर एपिक? द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, दैट इज एपिक। एपिक एक बहुत ही लंबी पोएम होती है जिसके अंदर हमने हीरो की अच्छी अच्छी डीड्स के बारे में बता रखा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एपिक। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है होमर की ऑडिसी। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके लाइक्स एंड कॉमेंट्स ही it motivates me to make more new videos. So thank you so much for watching.